आगे बढ़ते आज की दुखद खबर एक सामने आ रही है। कथक सम्राट पंडित बिरजू जी महाराज का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है और रात में उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आप देखिए पूरे देश में शोक की लहर है। अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग उनके घर पर भी पहुंचे हैं और इसके बाद तमाम जो हस्तियां हैं उन लोगों ने नमन किया है बिरजू महाराज को। गायक हतनाम सामी ने ट्वीट कर उनको नमन किया, शोक जताया। उन्होंने कहा कि एक युग का अंत हो गया। गायिका मालिनी अवस्थी ने भी उनको नमन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको नमन किया। तमाम जो अब बड़ी हस्तियां हैं वो पंडित बिरजू महाराज जी के निधन पर शोक व्यक्त कर रही हैं, उनको नमन कर रही हैं। कथक सम्राट, शास्त्रीय संगीत के विद्वान और कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया था, कई फिल्मों को कोरियोग्राफ किया था। एक परंपरा को आगे ले जा रहे थे। उनके शिष्य भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और लखनऊ घराने से वो ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता, उनके चाचा, वो लोग भी कथक डांसर थे और उस परंपरा को पंडित बिरजू महाराज जी ने आगे बढ़ाया और एक नई मुकाम तक उसको पहुंचाया था। पूरी दुनिया में उनके शिष्य हैं, लेकिन आज शोक की लहर। पिछले 1 महीने से उनका मैक्स साकेत से इलाज चल रहा था और क्योंकि हाई डायबिटिक थे तो किडनी की इश्यूज थे उनको, तो उनको डायलिसिस पे डाला गया और ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक भी थे और ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट ही आया था क्योंकि एकदम से सांस लेने में उनको उलझन हुई और फिर प्राण निकल गए उनके। कि सब लोग उनका सिर्फ एक ही साइड जानते हैं कि वो महाराज जी हैं, क्लासिकल जगत के हमारे इतनी बड़ी हस्ती हैं, लेकिन उनको गैजेट्स बहुत पसंद थे। कोई भी नया फ़ोन आता था, मॉडल आता था तो ज़रूर वो पहले ही ले लेते थे उसको। जब एप्पल नया आया था तो इंडिया में किसी के भी पास एप्पल का कोई भी गैजेट नहीं था, सबसे पहले उन्हीं के पास होता था। और तार का शौक़, इसका शौक़, मतलब घड़ी रखने का शौक़ और इस तरीके की बड़ी सारी उनकी फेवरेट चीज़ें थी। और हमेशा बोलते थे कि अगर मैं डांसर नहीं होता तो मैं पक्का मैकेनिक होता। तो उनको बड़ी रुचि थी इन सब चीज़ों में। और मैं तो बस यही बोलूँगी कि उनकी जो एक भूमिका जो मेरे दिमाग में है और मेरे आंखों के सामने हंसता हुआ उनका चेहरा जो है, मैं बस इसी याद के साथ उनको मैं विदा करती हूँ। पिछले 1 महीने से उनका हमारे देश के एक बहुत बड़े कलाकार नृत्य के बिरजू महाराज का निधन हो गया। हमारे रिश्तेदार थे, हमारे समधी थे। हमारे भाई के लड़की से उनके लड़का दीपक। गायक पंडित छन्नूलाल को आप सुन रहे थे, वो कैसे उनको याद कर रहे थे। अब हमारे साथ उनके शिष्य अनुराग जुड़ रहे हैं। अनुराग, तो बहुत दुखद खबर है, पूरा देश आज शोकाकुल है और आपके तो वो गुरु रहे हैं, विशेष यादें जुड़ी होंगी। आप कैसे आज उनको याद कर रहे हैं? अनुराग जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे जी। तो आज की दुखद खबर यह है कि पंडित बिरजू जी महाराज का निधन हो गया है। रात में उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन दुखद खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके शिष्य हैं। अनुराग, दुखद खबर सुबह ही आई, पूरा देश शोकाकुल है और आप तो उनके बड़े करीबी शिष्य रहे हैं। आज उनके नहीं रहने पर आपकी क्या टिप्पणी है, कैसे आज उनको आप याद कर रहे हैं? अनुराग जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए अनुराग जी से हम बात करेंगे, क्योंकि उनके शिष्य जो है न भारत में बल्कि
दुनिया के कोने कोने में उनके शिष्य हैं जो इस कथक की परंपरा को, शास्त्रीय गायन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ले जा रहे हैं। बनारस का रहने वाला था उनका परिवार, कवि, कोरियोग्राफर, शास्त्रीय गायक भी थे। हमारे देश के एक बहुत बड़े कलाकार नृत्य के बिरजू महाराज का निधन हो गया। हमारे रिश्तेदार थे, हमारे समधी थे। हमारे भाई की लड़की से उनके लड़का दीपक का शादी है और सुन करके बहुत दुख हुआ और कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो परिवार, दूसरे अच्छे कलाकार, और उनके बारे में जब सुने हैं अभी तो जैसे कोई कलेजे में चोट लगा। हमारे देश के एक बहुत बड़े कलाकार नृत्य के बिरजू महाराज का निधन हो गया। बिल्कुल, आप पद्म भूषण से सम्मानित गायक पंडित छन्नूलाल जी को सुन रहे थे। वो उनको याद कर रहे थे। वो कह रहे हैं जिसे कलेजे में एक चोट सी लगी है उनके निधन की खबर सुनने के बाद। चूँकि वो एक बड़े कलाकार हैं, वो भी पद्म भूषण से सम्मानित थे, और हम बिरजू महाराज जी की बात करें तो वो भी पद्म विभूषण से सम्मानित थे, और उनका कद इतना बड़ा था कि आज हर कोई उनको नमन कर रहा है। उनके अंतिम दर्शन आप भी कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया के स्क्रीन पर इस माध्यम से कि किस तरीके से कल रात में उनकी तबीयत बिगड़ी। जैसा कि उनके पोते बता रहे थे कि वो रात में करीब अपने पोते पोतियों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे, उस बीच उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उनको अस्पताल में जब लाया गया तो डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, किडनी की समस्या थी और उसको लेकर उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन हंसते खेलते अपने परिवार के साथ अपने उसी बीच में थे। रात में अचानक से तबीयत बिगड़ी और फिर उनके निधन की खबर सामने आई है। एक नई विधा को भी उन्होंने जन्म दिया। न सिर्फ वो एक कथक डांसर थे, अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके शिष्य हैं। अनुराग जी, बहुत दुखद खबर है, हमारे बीच अब पंडित जी नहीं रहे। आप तो उनके बड़े प्रिय शिष्यों में से एक रहे हैं, कैसे आज उनको याद कर रहे हैं आप? महाराज जी को दुनिया की लोगों की लाइफ ना अपनी संगीत बट अपनी एज अ फादर ये तो वो आपको समान से देकर और बहुत ही सिर्फ अच्छी। चलिए अनुराग जी, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, आज सुबह ये दुखद खबर मिली हमें कि पंडित बिरजू जी महाराज हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया और आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है और कला के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। और उत्तराखंड की सियासत जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर से हरक सिंह रावत के बागी तेवर नजर आए और खबर आ रही है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके पहले उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, कैबिनेट से भी उनको बर्खास्त कर दिया गया। काशनगर, श्रीनगर, घनसाली, कपकोट, गैरसैंण और पोखरी तहसील बनाई। हम पिछले 5 साल में नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए। मैं लड़ता रहा कि उपनल के 22,000 कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय वेतन मिलना चाहिए। यह उत्तराखंड हमने कोई नेताओं को रोजगार देने के लिए बनाया क्या उत्तराखंड में क्या IAS और IPS को सीनियर अफसर को रोजगार देने के लिए बनाया? ऐसा लग रहा है कि 14-15 IAS चलाते थे प्रदेश को, आज उत्तराखंड को, आज 100-150 की फौज हो गई, 100-150 IPS है, उनपे कोई काम नहीं है। मैंने वन मंत्री के रूप में एक दिन सारे बड़े सीनियर IPS अफसर से कहा, तुम पे मैंने कहा राज्य सरकार 10 लाख रुपए खर्च कर रही है सीनियर IPS अफसर पे। मैंने दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम 100 रुपए का काम भी महीने में करते हो क्या? कोई काम नहीं उनके पास। तो क्या इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया क्या? इसलिए हमने नारा लगाया था कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या सोच है और
कैसा पार्टी भाजपा हाईकमान, मतलब कैसे लोगों को प्रदेश में नेतृत्व दे रही है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि जो देश चला रहे हैं जो लोग, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो सर आप इसे बीजेपी नेतृत्व की गलती मानते हैं? जो बिल्कुल, आज तो अपना चेहरा छिपाने के लिए कुछ भी कहते रहे। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। लेकिन मेरी नैतिकता है, जिस तरह मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पार्टी को, मैंने उस वायदे को, मुझे बहुत कल इतना भार मेरा हल्का हुआ, क्योंकि मैंने एक दिन अगर किसी को कोई बात कह दी, वो उस चीज को भूल सकता है, मैं नहीं भूलता हूं। ये मैं व्यक्तिगत किसी मजदूर को भी मैंने कह दिया कि मैं तेरा एक काम करूंगा, मैं सारी राजनीति उसके लिए दांव पे लगा देता हूं, लेकिन उसका वो काम करा के छोड़ता हूं। मैं किसी को झूठा आश्वासन देता नहीं, आश्वासन दे दिया, अपनी सारी जिंदगी भर कमाई को भी, जिंदगी भर के राजनीति को भी दांव पे लगा देता हूं उस चीज के लिए। अगर मैंने, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। लेकिन कैसे ये लोग इतना, आज सोशल मीडिया के फर्जी समाचारों पर कोई किसी का अंकुश है क्या? कोई भी कुछ चला देता है। अरे मैं दिल्ली आ रहा हूं, आपने मुझे दिल्ली बुलाया, प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं अमित शाह जी से समय मांग रहा था मिलने के लिए, आज मैं उनसे मिलता। सर बीजेपी का अब अपना मुंह छिपाने के लिए क्या करें कि वो 2 टिकट मांग रहे। अरे आपने पिछली बार यशपाल आर्य, संजीव आर्य को टिकट नहीं दिया क्या? कहां गए तुम्हारे सिद्धांत? क्या आपने जो है उसको टिकट नहीं दिया क्या? आपने राजनाथ सिंह जी और उनका लड़का नहीं है एमएलए क्या? कहां गए तुम्हारे सिद्धांत? जो सिद्धांतों की राजनीति कर रहा हो जो व्यक्ति, वो दूसरों को सिद्धांत समझाएगा क्या? सर बीजेपी का कहना यह है कि अटकलें थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने कोई, देखिए गोदयाल जी का फोन आया, कई बार आया, और मैंने कहा प्रहलाद जोशी से, प्रीतम सिंह जी जो लीड अपोजिशन है, मेरे भाई हैं, उनका फोन आया। जब मैं कांग्रेस में था, मैं भाजपा के लोगों काम नहीं करता था। माने शिवप्रकाश जी, शिशु मंदिर, रानीखेत का शिशु मंदिर का काम था, मेरे पास आए, मैंने किया काम। मैं विकास के मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर सोचता हूं। अब माना क्या कांग्रेस के किसी नेताओं को फोन आएगा, और मैं इनसे कह भी देता था कि भाई वो गणेश गोदयाल जी का फोन आया था, प्रीतम भाई का फोन आया था, लेकिन इसको मैं थोड़ी कि किसी का फोन आ रहा तो मैं सम्मिलित हो गया। बस दूध पिता बच्चा हूं क्या? मैं निर्णय खुद लूंगा ना, खुद निर्णय लूंगा ना। और आप बाग आया और आपने छलांग लगा दी कि हरक सिंह कांग्रेस में जा रहा। कौन? मैं तो कभी, मतलब कल ये समाचार में मैं खुद देख रहा था मीडिया में कि 10 जनपद पहुंचे हरक सिंह। आप मुझे यहां देख रहे हैं ना, अभी जब मैं सो के उठाऊं, मैं तो चैन से सोया आज रात को, भले देर से सोया लेकिन चैन से सोया, क्योंकि मेरा इतना बोझ हल्का हो गया। मैं आज इतना खुश हूं। मैं उस केदार बाबा का, बद्री केदार को, तारकेश्वर महादेव को, सिद्धोली बाबा के चरणों में, धारी मां के चरणों में बहुत प्रणाम कर रहा हूं कि इनको भगवान ने, इन भाजपा के लोगों को, नेता को ऐसी कुबुद्धि दे दी आपने, और आज मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से उत्तराखंड का कोई भला होने वाला है। सर क्या आप अपनी पुत्र वधू अनुकृति के लिए जो टिकट मांग रहे थे उस कारण कोई? देखिए ये अब ऐसा ना, मैंने कहा ना कि अपनी कमी को छिपाने के लिए इनसे गलती हो गई। इन्होंने सोचा मैं सचमुच कांग्रेस में जा रहा हूं, इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूं ना, सबको समझता हूं मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूं मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना, हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं, इसलिए मैंने प्रहलाद जोशी से सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। सर विधानसभा चुनाव ये जो 2022 का, इसकी हवा क्या आपने पढ़ ली? कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में अच्छा रिजल्ट देगी। कहां से आएगी?
ऐसी बुद्धि आएगी तो कहां से आ जाएगी? तो इसलिए आप कांग्रेस में शामिल नहीं, मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूं। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता तो हूं। अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। क्या होता है? मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। तो सर किस राजनीतिक पार्टी में आप जा रहे हो? मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरक सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और सुरेंद्र ढाका हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, हरक सिंह रावत को निकाला गया, वो तो कह रहे हैं कि भाई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आला कमान की तरफ से किया गया, लेकिन इसके पीछे आप देखिए अक्टूबर में जब उन्होंने मुलाकात की थी प्रीतम सिंह से, तभी से कयासबाजी शुरू हो चुकी थी कि हो सकता है वो उधर जाए, और आज वो हो गया कि वो नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का प्रचार करेंगे। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी, हरक सिंह रावत ने इसकी पटकथा बहुत पहले ही लिख दी थी, क्योंकि हरक सिंह रावत जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, हाँ। उस समय त्रिवेंद्र रावत में और उनमें बनी नहीं, पूरे 4 साल 36 का आंकड़ा रहा है। हाँ। और उसके बाद से जब मुख्यमंत्री बदले हैं तो भी हरक सिंह रावत ने दबाव की पॉलिटिक्स करते हैं हमेशा। आप देखिए उत्तराखंड राज्य बने 20 साल हो गया, जब भी हरक सिंह को मुख्यमंत्री मंत्री बनाया गया है, तब से कोई भी कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं किया है, बीच में छोड़ देते हैं लगातार। एनडी तिवारी से वो नाराज रहे, हरक सिंह हरीश रावत से भी नाराज रहे, विजय बहुगुणा से भी नाराज रहे। तो हरक सिंह रावत की राजनीति अलग तरह की, और हरक सिंह रावत का उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा कद है, वो जानते हैं कि कहां लड़ना है। और हरक सिंह रावत की आप पूरे राजनीति देखेंगे तो वो जिस सीट से एक बार चुनाव लड़ते हैं दोबारा उस पर जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि जहां जिस कोटद्वार सीट से हरक सिंह रावत जीत कर आए थे वहां स्थिति ठीक नहीं है, और हरक सिंह रावत को उत्तराखंड की राजनीति का मौसम विज्ञानी भी माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, हवा उल्टी बह रही है। और हरक सिंह रावत जानते हैं कि आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ चल पाना, जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी है। और हरक सिंह रावत पिछले 4 सालों में जो काम खुलकर बैटिंग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप देखेंगे पिछले दिनों जो लास्ट कैबिनेट में पुष्कर सिंह धामी सरकार की हुई है, उसमें हरक सिंह रावत इस्तीफे की बात कहकर निकल गए थे और 2 दिन तक गायब रहे। उसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई, पहले मेडिकल कॉलेज को 5 करोड़ रुपए दिलवाया, उसके बाद हरक सिंह नहीं माने और उस मेडिकल कॉलेज को रात में ही पुष्कर सिंह धामी को 25 करोड़ रुपए रिलीज करने पड़े, क्योंकि हरक सिंह एक मैसेज देकर जाना चाहते हैं जनता को कि वो, आपने अभी सुना भी होगा हरक सिंह को, हरक सिंह साहब कह रहे हैं कि जो राजनीति है उसके लिए जो आदमी है, जो मेरे वर्कर है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, राजनीति दांव पर लगा सकता हूँ। तो अब जो एक पॉलिटिक्स है वो अलग तरह की पॉलिटिक्स हरक सिंह रावत हमेशा करते रहे, उसी का ये नमूना है कि आप देखेंगे कि हरक सिंह रावत अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हरक सिंह रावत और ये उनकी शहादत हमने 2016 में देखा था सुरेंद्र, जब वो हरीश रावत के ऊपर काफी लंबा चौड़ा आरोप लगा के बीजेपी में आए थे। अच्छा, इसके बाद अभी हाल फिलहाल की बात करें, जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके पहले ये भी एक सपना पार रखे थे कि हो सकता है मुझे सीएम बनाया जाए, एक नाराजगी ये भी थी। जी बिल्कुल, देखिए हरक सिंह रावत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं, और उसके काफी समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में दिया है, और उसके बाद अब वो घर वापसी की बात कह रहे थे, लेकिन जिस तरह उनकी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो बीजेपी में नहीं चल पा रही थी त्रिवेंद्र रावत के रहते, तो पूरे 4 साल वो नाराज रहे हैं। लगातार वन विभाग के जो चेयरमैन बनाए गए थे पूर्ण सिंह पत्तियाल, उन्होंने हरक सिंह रावत के जो काम है उनमें नकेल डाल दी थी, काम नहीं करने दे रहे थे। लगातार हरक सिंह रावत के बीच में वो रोड़ा बने थे, क्योंकि वो त्रिवेंद्र रावत के खास माने जाते थे। अब ऐसी स्थिति है कि अब जो हरक सिंह रावत है, मौसम विज्ञानी है, वो जानते हैं कि अभी तो चुनाव है, वो कैसे जीतना है। दूसरी बड़ी बात है, हरक सिंह रावत हमेशा टिकटों की बार्गेनिंग करते हैं, तो अभी उनकी जो बहू है अनुकृति गुसाई, उसके लिए वो लगातार लॉकडाउन से टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि अनुकृति गुसाई को हरक सिंह रावत ने पिछले 4 सालों से लॉकडाउन में लगा रखा है। एक और मौसम वैज्ञानिक उत्तराखंड की सियासत के यशपाल आर्या, तो पहले वो गए, इसके बाद माना जा रहा है कि ये भी नाराज हैं, लगातार प्रीतम सिंह के टच में है, बाकी लोगों के टच में है, और इनके एक बड़े करीबी है काऊ जी, तो ये जाएंगे तो अपने साथ काऊ और 2-4 और लोगों को लेके भी जाएंगे फिर।
देखिए, अभी काऊ को लेकर एक संशय है। काऊ को, क्योंकि जिस तरह एक बात ये कही जा रही थी कि कल ये जो निकले हैं तो उमेश शर्मा काऊ जो रायपुर से विधायक हैं वो इनके साथ हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है और वो सामने आकर कोई बयान भी नहीं दे रहे। तो दोनों चीजों में अटकलें हैं। हाँ। और अभी आप देखिए कि जो कांग्रेस है वो अपनी लिस्ट जारी करने वाली थी 16 तारीख को, कांग्रेस ने ठीक अपनी है। लिस्ट रोक दी है। चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये तो रही उत्तराखंड की सियासत की बात। अब यूपी की सियासत की बात करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में आज दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर हाईकमान के साथ चर्चा होगी, बैठक होगी। बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच सीटों पर सहमति होगी। जो गठबंधन के साथी हैं उनको कितने सीटें देने हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा और बाकी के जो उम्मीदवार बचे हुए हैं उनके नामों पर आज मुहर लगेगी। और अभिनव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिनव, आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होने वाली, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, तो यानी अब बाकी के जो उम्मीदवार उनके नाम पर चर्चा होगी और साथ साथ जो गठबंधन के साथी हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या सब सारा कुछ आज क्लियर हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में वो आज कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें कि अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी होंगे। साथ ही इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान वो भी साथ में होंगे, सुनील बंसल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आज जिन नामों पर घोषणा पर मंथन होना है वो है कि निषाद पार्टी के साथ जो कुछ सीटें का निर्णय अभी बचा हुआ है। पूर्वांचल की 4 सीटें बची हुई हैं और इसके अलावा जो है रामपुर की एक जो है एक सीट बची हुई है, उस पर भी होना है। देखिए, इन लोगों ने पार्टी का निर्णय जरूर ले लिया है, पार्टी गठबंधन जरूर कर लिया है, अलायंस कर लिया है दूसरी पार्टियों के साथ, लेकिन उस पर जो कैंडिडेट होंगे वो जिताऊ कैंडिडेट होंगे। इस बात का भरोसा जो है अलग पार्टियों को, चाहे वो निषाद पार्टी हो चाहे अनुप्रिया पटेल की अपना दल हो, उनको देना पड़ेगा। उन कैंडिडेट्स का बाकायदे इन लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका रिव्यू कर रहे हैं कि ये प्रत्याशी जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्योंकि लक्ष्य साफ है कि 2022 में चुनाव सरकार बनानी है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरह से ज्वाइनिंग हुई है या पार्टियां छोड़ कर गए हैं, उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूट कैसे चलाया जाए, किस रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में वापस जो है सरकार बनाई गई, तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर कि आज मंथन चिंतन होना है। जी अच्छा अभिनव, ये जो अभी 2 दिन पहले लिस्ट जारी की गई थी उसमें भी पहले और दूसरे चरण में कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया था, तो उस वक्त भी जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई इसको आपने छोड़ रखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ काम हमारे लिए छोड़ दिए। यानी अभी वहां पर भी जो सहयोगी होंगे बाकी लोगों के लिए उन्होंने गैप छोड़ रखा था, आज उस पर भी चर्चा होगी। देखिए, स्वार सीट की जो है, जो अब्दुल्ला आजमी की जो सीट थी जहां पर कि आजम खान के बेटे चुनाव लड़ने, वो निषाद पार्टी के लिए छोड़ी गई है। उसमें बाकायदे निषाद पार्टी के जो कल डॉक्टर संजय निषाद है उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अभी हमारा रिव्यू चल रहा, अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रत्याशी को वहां पर जो समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, अल्पसंख्यक वोट ज्यादा है और उसमें भी अंसारी बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो प्रत्याशी होगा हम उसका चयन करेंगे। दूसरी तरफ है कि जिन सीटों को अभी छोड़ा गया है उसमें उनको संभावना है कि कुछ अलायंस की सीटें और साथ ही साथ कुछ लोग गठबंधन भी कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू है जिसको लेकर कि जो है आज चिंतन मंथन दिल्ली में होना है। योगी आदित्यनाथ जो है वो सुबह ही निकल चुके हैं। आज जो है बैठक, कोर ग्रुप की बैठक 10 बजे से संभावना है कि शुरू हो जाएगी। जी ठीक है अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद ये बैठक होगी जिसमें बाकी के नामों पर चर्चा की जाएगी।